अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज पे, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मुकम्मल किया था। अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट जो है उसके लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट में जो जो चीज़ें समझाई हैं वो आना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके पास पेज नंबर 444 ओपन होना चाहिए जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो। The Andrea Asphalt semi-monumental company is an all-equity finance firm. It earns monthly after tax 24 crore. वो आफ्टर टैक्स जो है वो 24,000 रुपये कमाती हैं। ऑन सेल है उसकी 8,80,000 रुपये। द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 40%, जो उसको टैक्स पड़ रहा है वो 40% है। द कंपनी ओनली प्रोडक्ट, इसकी एक ही प्रोडक्ट है। द डेस्कटॉप सिस्मोमीटर सेल्स फॉर ₹200 ऑफ विच 150 इज वेरिएबल कॉस्ट। वो जो एक चीज़ है उसकी 200 की सेल होती है, जब उसकी एक चीज़ पे 150 वेरिएबल कॉस्ट आती है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन हमसे जो मांग रहा है, ए ऑप्शन, उसमें हमें कहता है व्हाट इज द कंपनी मंथली फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बता दें कि उसकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब आपको पता है आप जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने जो है फॉर्मूले से, जो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स वाला फार्मूला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला फार्मूला है आपके पास, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू Q P माइनस V। P से मुराद है प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल V से मुराद है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, माइनस फिक्स कॉस्ट और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस T, इससे मुराद है टैक्स, और T से मुराद है टैक्स रेट। तो इस फार्मूले से हम जो है ये फिक्स कॉस्ट है, ये कैलकुलेट करनी है, इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, जो कि उसने दिया हुआ है 24,000 रुपये, अर्न्स मंथली आफ्टर टैक्स 24,000। इसके लिए आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। इस क्वांटिटी से मुराद है ब्रेक इवन क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए P प्राइस पर यूनिट का। उसके बाद आपको V का पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। प्राइस पर यूनिट उसने दी हुई है, दैट इज 200, और वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, दैट इज 150, माइनस फिक्स कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट करनी है। 1 माइनस टैक्स रेट आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 40%, ठीक हो गया, 0.40। सब चीज़ें हमें पता है स्वाइस क्वांटिटी के। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास जो है, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय सेल, कितनी क्वांटिटी सेल की है, सेल डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्राइस। इस क्वेश्चन में आपको उसने 8,80,000 सेल्स की है और पर यूनिट प्राइस है 200। इसका मतलब है आपने जितनी क्वांटिटी सेल की है वो है 4400। क्वांटिटी सेल भी लिख सकते हैं, ब्रेक इवन क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी सेल जितनी उसने सेल की है। तो Q फाइंड हो गया आपके पास। अब आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, जिसमें अर्निंग बिफोर टैक्स जो है 24,000 है, क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दी 4400 है, प्राइस उसने कहा है पर यूनिट 200 है, वेरिएबल कॉस्ट में कहा है 150 है, फिक्स कॉस्ट इसमें से हमने फाइंड करनी है। 1 माइनस टैक्स रेट 0.40 यानी 40% है। तो 24,000 इज इक्वल टू 4400, इसमें से माइनस कर देंगे 50 माइनस फिक्स कॉस्ट, 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.60, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4400 मल्टीप्लाई बाय 50, 4400 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर बनेगा 2,20,000 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई का 0.60 फिक्स कॉस्ट। ये 24,000 आगे माइनस हो जाएगा, ये आगे प्लस हो जाएगा। 0.60 फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस 24,000। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2,20,000 में से 24 निकाल देंगे तो 1,96,000 बन जाएगा।
और इसमें से इसको 0.60 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 0.60 तो हमारे पास आ जाएगा 3,26,666 3,26,666 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तकरीबन कितनी जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो लगाई जाएगी। हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन में हमें कहता है कैलकुलेट करें व्हाट इज द मंथली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से एक कैलकुलेटिंग फार्मूला हो गया हमसे बेसिकली 0.60 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 इज इक्वल टू ये 2,20,000 हो जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट 0.60। अब ये जो 0.60 ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट के साथ नहीं बल्कि ये 2,20,000 से मल्टीप्लाई होना था जो हमसे एरर हुआ था पसंद करते हुए। तो 24,000 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.060 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.60 तो ये आ जाएगा 1,32,000 और माइनस 0.060 फिक्स कॉस्ट। अब क्या होगा ये माइनस अब इधर आके प्लस होगा 0.060 फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,32 माइनस 24। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,32 में से 24 निकाल देंगे 24 और 1,08,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 0.60 तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आएगी 1,80,000। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गया था तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह हम जो है इसकी फिक्स कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास है व्हाट इज द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। अब उसने डॉलर्स कहा है तो हमें डॉलर्स का फार्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। तो वो है ब्रेक इवन क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज इक्वल टू यूनिट्स में भी और डॉलर्स में भी दोनों चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। उसने कहा है यूनिट में भी कैलकुलेट करके दिखाएं और डॉलर्स में भी। जब हम यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट का पिछली क्लास में आपको पढ़ाया दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 1,80,000 रुपये जबकि प्राइस हमने फाइनल जो है हमें दी हुई है दैट इज 200 और जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है दैट इज 150। तो 1,80,000 तकसीम 50 तो 1,80,000 तकसीम 50 तो आपके पास जो है क्वांटिटी में जो आपके पास वैल्यू बनी जितने यूनिट्स की ब्रेक इवन दैट इज ये हो गया क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट। और आपको पता है मैंने आपको सेल डॉलर्स में भी ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला बताया था। सेल डॉलर में जो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला था वो कुछ यूं था सेल पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। ये फार्मूला जो है वो आपको लास्ट क्लास में आपको बताया गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 1,80,000 डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 150 और प्राइस दी हुई है 200। तो 1,80,000 1 माइनस 150 डिवाइड बाय 200 150 डिवाइड बाय 200 तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.75। 1,80,000 डिवाइड बाय 1 माइनस कर देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 0.25 तो हमारे पास 7,20,000 जो है ये इसकी सेल इन डॉलर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स में जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा।
ये था हमारे पास बी ऑप्शन, जिसमें उसने कहा था क्वांटिटी में ब्रेक इवन बताएं और सेल में भी ब्रेक इवन में, डॉलर्स में ब्रेक इवन बताएं। सी ऑप्शन कहता है कंप्यूट दी प्लॉट डिग्री ऑफ DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वर्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड फॉर द फॉलोइंग पॉसिबल मंथ्स। सेल लेवल 4000 यूनिट्स, 4400 यूनिट, 4800 यूनिट, 5200 यूनिट, 5600 यूनिट, 6000 यूनिट। इन तमाम केसेस में आपने DOL फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ लीवरेज इन क्वांटिटी, क्योंकि सारी चीज़ें क्वांटिटी में दी हुई हैं, इसको भी हम क्वांटिटी में फाइंड करेंगे। DOL सी ऑप्शन है। तो उसका फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सेल डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ सेल माइनस क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन। तो पहले कहता है कि उसने पहले ऑप्शन में कितनी क्वांटिटी सेल की है, 4000 यूनिट्स। उसने 4000 यूनिट सेल किए, तो 4000 माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी हमने फाइंड किया 3600। तो 4000 डिवाइडेड बाय 4000 में 3600 निकाल देंगे, 400 आ जाएगा। 20 से कट देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो पहले केस में DOL हमारे पास आ रहा है 10। जबकि दूसरे केस में उसने कहा है कि आपने क्वांटिटी रखनी है 4400 यूनिट। फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये यूनिट जो है वो 4000 की बजाय 4400 हो जाएंगे। तो 4400 माइनस 800 आ जाएगा। ये 8 5 पर 40 5.5 जो है ये नेक्स्ट जो है वो DOL निकलेगा। उसके बाद हमें कहता है कि आपने यूनिट रखने हैं 4800 माइनस 3600। तो 4800 माइनस 3600 करेंगे, 8 और 4 1200 आ जाएगा। 20 से कर देंगे 12 4 पर 48। तो अब आया 4। उसके बाद हमें कहता है कि आपने 5200 यूनिट रखने हैं। DOL इज इक्वल टू 5200 माइनस 3600। तो 5200 12 और 4 1600 आ जाएगा। 20 कट जाएंगे, 40 और 4 52, 32 और 8 40, तकरीबन 3.25। कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर कोई पॉइंट में एरर आ जाए तो। आगे 5600 यूनिट्स, DOL विद 5600 यूनिट्स 3600। तो 5600 माइनस 3600 करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। 20 कट गए, पॉइंट आ गया 2 बार 4 1 5, 2 8 बार 16, 2.8 जो है ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें कहता है 6000 यूनिट। लास्ट हमें DOL कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आपने 6000 यूनिट के साथ 6000 माइनस 3600। तो 6000 3600 माइनस कर देंगे तो 2400 आंसर आ जाएगा। और 10 4 10 4 1 बार 4 और 6 से काट लेते हैं। 6 बार 6 0 6 4 बार 24, इससे 2.5। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन DOL आ रही है। और इसको हमें कहता है भाई ये कंप्लीट नहीं है, अब आपने इसको प्लॉट आउट भी करना है ग्राफ पे। ग्राफ पे आपने इसको प्लॉट आउट भी करना है। तो यूनिट्स में नीचे रख रहा हूँ, जबकि DOL डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे यूनिट्स एंड DOL। यूनिट्स पहले हमारे पास और जब हम 1000 का डिफरेंस रखते हैं, 1000 थे, फिर 2000 हो गए, फिर 3000 हो गए, फिर 4000 हो गए, फिर 5000 हो गए, फिर 6000 हो गए, फिर 7000 हो गए। ये मैंने यूनिट्स यहाँ पर नोट करेंगे। जबकि DOL के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ लाइन्स लगा दी हैं, जो कि लेट से यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 ऐसे हैं। तो आपने देखना है कि जब आपके यूनिट जो हैं वो 4000 थे तो आपका 10 आंसर आया। 4000 से आंसर जो है 10 आया, तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। जब आपने यूनिट बढ़ा दिए 4400 कर लिए तकरीबन यहाँ पे, तो ये कम हो गया 5 लिया 5 रह गया, 5 लिया 5 तकरीबन है, ये वैल्यू तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब आपने यूनिट बढ़ाकर 4800 कर दिए तकरीबन यहाँ पे, तो उन्होंने वैल्यू कम हो गया 4 रह गई तकरीबन यहाँ। उसके बाद जब आपने यूनिट बढ़ा के जो है 5200 कर दिए तकरीबन यहाँ पे, तो ये कम होकर 3.25 तकरीबन यहाँ पे।
उसके बाद जब आपने यूनिट 5600 कर दिए तो वो कम हो गए 2.8, तकरीबन यहाँ पे वैल्यू आ गई। जब आपने यूनिट 6000 कर दिए तो वो 2.5 तकरीबन यहाँ पे। इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ प्लॉट होगा। जबकि आपकी जो EOQ था वो था 3600, यानी तकरीबन यहाँ पे EOQ था। तो आप EOQ से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से जो है वो ज़्यादा आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट था उससे ज़्यादा आप जो है वो यूनिट क्वांटिटी जो है वो सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन से ऊपर है। इसका मतलब है आप जो है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। अगर आप ब्रेक इवन से नीचे आ जाते हैं तो आप लॉस सिचुएशन में होते हैं। तो इस तरह से आपने इस पहले क्वेश्चन को डील करना है। आगे आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपके पास जो मैंने लास्ट क्लास में आपको फार्मूले बताए हैं वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ What would be the effect of the following break-even points of the Andreas S. Fault Company Problem 1? आपने प्रॉब्लम नंबर 1 ही के डाटे को लेना है और करना क्या है कि आपने एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पहले केस में कहता है अब आपके पास चेंज किस में मांग रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक इवन पॉइंट। आपने ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्वांटिटी वाला लेना है जिसका फार्मूला कुछ यूँ था, क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जिसका फार्मूला था फिक्स एसेट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसने क्वांटिटी में चेंज दिया हुआ है। तो हमें कहता है एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट, कहता है अगर सेलिंग प्राइस 50 रुपये बढ़ जाए बाकी चीज़ें सेम रहें। आपको पता है आपने पिछले क्वेश्चन में 1,80,000 रुपया वेरिएबल फिक्स कॉस्ट निकाली थी, जबकि प्राइस उसकी पिछले सवाल में थी 200, जो कि उसने कहा उसमें 50 रुपये इजाफा कर दिया, यानी 200 की बजाय ये 250 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं। तो बताएं ब्रेक इवन पॉइंट में क्या फ़र्क आया। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी तरह 1,80,000 250 माइनस 100 तो ये आ जाएगा 100, ये कर देंगे तो 1800, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पहले जो 3600 थी वो कम होकर 1800 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्राइस है डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, इस वजह से आपकी ब्रेक इवन जो क्वांटिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। उसके बाद हमें कहता है बी ऑप्शन में, ये था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में हमें कहता है कि इसी में चेंजिंग करनी है लेकिन अब प्राइस की बजाय कुछ और चेंज कर रहा है। अब डिक्रीज इन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 2000 पर मंथ 20,000 पर मंथ, कहता है फिक्स कॉस्ट 1,80,000 की बजाय 20,000 कम होकर 1,60,000 रहेगी। बस इसका मतलब है रिमेनिंग वही रहेगा। अब ये 250 ही लेना, 200 ही लेना, बाकी चीज़ें सेम है। यानी वो जो 250 का चेंज है वो पहली सिचुएशन में था, लेकिन आपने पिछले सवाल का निकालेगा तो 1,60,000 रहेगी और इसमें से ये माइनस किया 50 आया, 50 ये कट गया, 5 3 पर 15 और 116, 5 2 पर 10, तो 3200 यूनिट बन गए। जो पहले 3600 थे अब वो भी इस केस में भी कम हो गए, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, आपका न्यूमिनेटर रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से कॉस्ट जो है फिलहाल भी रिड्यूस ही है। उसके बाद सी ऑप्शन में हमें क्या कहता है, सी ऑप्शन उसमें कहता है डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट एंड इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 60 पर। वेरिएबल डिक्रीज हो गई लेकिन फिक्स बढ़ गई है, 180 की बजाय उसमें कितना इजाफा हो गया 60 का। जब 60 का इजाफा करेंगे तो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी 2,40,000 डिवाइड बाय प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 पर यूनिट कम हो गई है, यानी 140 रह गई। 2,40,000 तो ये आ जाएगा 60, 6 4 5 24, आप कितने यूनिट बन गए हैं 4,000, क्योंकि आपका न्यूमिनेटर यानी फिक्स कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी से जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से उसने हमें कहा है कि आपने ए बी सी में थोड़ी थोड़ी सिचुएशन को चेंज करके कहा है कि आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कहता है, द क्रेजी हाउस हॉस्टल एज अ कैपेसिटी स्टेबल 50 हॉर्सेस, कहता है उसका एक हॉर्सेस
मॉडल है, क्रेजी मॉडल है, 50 हॉर्सेस को ठीक कर सकता है। द फी ऑफ स्टेबलिंग अ हॉर्स, जब वो एक हॉर्स को जो स्टेबल करने की जो उसकी प्राइस लेता है वो 100 रुपये, ये प्राइस पर यूनिट है। मेंटेनेंस डेप्रेशन अदर फिक्स कॉस्ट जो है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1200 पर मंथ है, ये उसकी फिक्स कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट जो है 12 रुपये उसके हे में आते हैं, जबकि बिडिंग में उसकी 8 पर यूनिट 12 लाख 20 जो है टोटल उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। डिटरमिन द मंथली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपने उसका ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि सारा डाटा क्वांटिटी में दिया हुआ है तो इसका भी आप ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी में फाइंड करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब हम क्वांटिटी में फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें उसने कहा है फिक्स कॉस्ट आपको आ रही है 1200, एक यूनिट को बेचने में प्राइस है 100, 12 रुपये है के 8 रुपये बीटिंग है, टोटल कॉस्ट है 20, तो 1200 डिवाइड बाई 80, तो ये आएगा 8, एक बार 8 और 4 बार 8 5 5 40, तो 15 रुपये जो है वो उसकी ब्रेक 15 क्वांटिटी जो है यूनिट्स जो है या 15 हॉर्सेज जो है वो जो है उसकी ब्रेक इवन क्वांटिटी है। उसके बाद हमें कहता है कंप्यूट द मंथली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ एन एवरेज 40 हॉर्सेज आर स्टेबल। कहता है अगर 40 हॉर्सेज जो है वो स्टेबल कर लेता है तो उसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताएं। तो EBIT आपने कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला आपको कुछ यूँ बताया गया था जो हमने पिछले क्लास क्वेश्चन में भी डील किया। EBIT इज इक्वल टू क्वांटिटी P माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर कोई टैक्स हो तो आगे टैक्स का एलिमेंट भी करते हैं, तो इसमें टैक्स का एलिमेंट नहीं है इसलिए हम 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे, वरना मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी भी होगा। अब हमारे पास ब्रेक इवन जो उसने क्वांटिटी उसने कहा है कि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 40 है, जबकि प्राइस आपको पता है 100 आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट उसकी 20 और फिक्स कॉस्ट उसकी 1200। तो 100 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 80। आठ 4 पर 32 माइनस 1200, तो 3200 में से 1200 निकाल देंगे तो 2000, उसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है दैट इज 2000। तो इस तरह से हमें A और B ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लम नंबर A की कैलकुलेट करने के लिए कहा था, जिसमें EBIT और हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करनी। आई थिंक ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइनेंशियल लीवरेज के क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं। कहता है Cybernuts Limited is a new firm that wishes to determine an appropriate capital structure। अब देखिए ना कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आ रही है, पैसों की बात आने लगी है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने लगा। जब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगा तो पैसे उधार लेगा या शेयर्स इशू करेगा या प्रेफर्ड डिविडेंड इशू करके पैसे लेके आएगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज की बात हो रही है। इट कैन इशू 60% है, कहता है अगर वो डेट पे इशू करे तो 16% टैक्स पड़ता है, अगर प्रेफर स्टॉक पे इशू करे तो 15% प्रेफर स्टॉक है, यानी प्रेफर स्टॉक पे आप 15% डिविडेंड देते हैं। दी टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी विल 5 मिलियन, उसको 5 मिलियन कैपिटल की जरूरत है। एंड कॉमन स्टॉक हैज 20 पर शेयर, कॉमन स्टॉक की शेयर जो है वो 20 रुपये है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर्स में बात करूँ, इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो इसका मतलब है 5 मिलियन। 5 मिलियन से मिला था 50 लाख, और एक शेयर 20 रुपये का हो, 20 रुपये का शेयर होगा जी, 20 रुपये का, तो 20 इससे कटेगा तो ये हो जाएंगे 2 1 बार 2 2 बार 4 और 1 5, 2 5 बार 10 0 0 और 0, तकरीबन 25,000 शेयर जो है ये इसके बनेंगे। 25,000 जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसके बनेंगे आउटस्टैंडिंग। कॉमन शेयर जो है अगर वो सारे के सारा कॉमन शेयर पे इशू किए जाए, तो अगर मैं सारे के सारे कॉमन शेयर इशू कर दूं और कोई भी मैं डिबेंचर मान लूँ, कोई भी मैं प्रेफर्ड डिविडेंड ना शेयर करूँ, तो मेरे तकरीबन 25,000 नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बनेंगे। तो क्या 25,000 को जरा 10 करें, 25,000 मैं जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेटर कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन में एरर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 50 लाख डिवाइड बाई 20, 2,50,000।
तो ये एक जीरो और हो गया, इतने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव 50% टैक्स रेट, उसको 50% टैक्स रेट पड़ता है। 4 पॉसिबल कैपिटल स्ट्रक्चर बीइंग कंसीडर्ड एज फॉलो, 4 प्लान दिए हुए हैं। एक प्लान में कहता है कि कोई जीरो डेट नहीं है, ना प्रेफर्ड है, सारे का सारा इक्विटी कॉमन स्टॉक होगा। दूसरे में कहता है 30% डेट होगा, 0% प्रेफर्ड होगा, 70% इक्विटी होगी। तीसरे में कह रहा है 50% डेट, प्रेफर्ड स्टॉक कोई नहीं, 50% इक्विटी होगी। चौथे में कह रहा है 50% डेट, 20% प्रेफर्ड स्टॉक और 30% इक्विटी होगी। कंस्ट्रक्ट एन EBIT EPS चार्ट फॉर द प्लान्स। EBIT इज एक्सपेक्टेड टू बी 1 मिलियन। आपको जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की एक्सपेक्टेशन है वो 1 मिलियन, 1 मिलियन से बराबर 10 लाख रुपए की है। Be sure to identify the relevant indifference point to determine the horizontal axis intercept। तो आपने उसका फिर इंडिफरेंस पॉइंट भी, जिसका हमने कहा था 2 इन्वेस्टमेंट होगी उनके दरमियान, इंडिफरेंस पॉइंट भी हमने कैलकुलेट करना लास्ट क्लास में सीखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के हिसाब से हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो पहली प्लान है, प्लान के हिसाब से प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, ये 4 प्लान हैं। पहले प्लान में, सब प्लान्स में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है हमें कैलकुलेट होता है, दैट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन से बराबर है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब पहला केस है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट माइनस करना है। आपको पता है पहले केस में उसने कहा सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किस में है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में है। इसका मतलब कोई भी सूद नहीं पड़ेगा, आपको कोई सूद पे करना नहीं पड़ेगा। जबकि सेकंड प्लान में हमें क्या कहता है, सेकंड प्लान में कहता है 30% डेट है, 70% जो है वो आपकी जो है इक्विटी है। इसका मतलब है 30% डेट है, 30% से बराबर है आपकी कितनी जो है वो टोटल इक्विटी, टोटल आपकी रिक्वायरमेंट है 5 मिलियन यानी 50 लाख। 50 लाख का कहता है 30% डेट है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 50 लाख का 30% डेट है और जो डेट है वो 16% के हिसाब से हमें सूद मिलता है। इसका मतलब है इस पे टोटल हमें पैसे चाहिए थे 50 लाख, लेकिन सारे का सारा डेट नहीं है, इसमें से 30% उसने कहा डेट है और उसका भी 16% जो है वो हमें पड़ता है इंटरेस्ट, जो कि बनेगी 2,40,000। इसका मतलब है सेकंड प्लान में आपको 2,40,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और थर्ड प्लान में क्या कहता है, थर्ड प्लान में 50% जो है वो डेट है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50 लाख। अब डेट कितना है 50% और 16% के हिसाब से। तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 16%, इसमें हमें जो सूद पड़ता है दैट इज 4 लाख। यानी सेकंड प्लान में जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 4 लाख रुपए बनेगा। हमने पूरा जो है EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। उसका फार्मूला होता है EBIT में से इंटरेस्ट पहले माइनस करेंगे, फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंस स्टॉक को जो डिविडेंड देते हैं वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट जो है प्रॉफिट आ जाएगा। उस नेट प्रॉफिट में हम देखेंगे EPS कितना, और EPS का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। उससे हम जो है उसके लिए हम ये पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। तीसरे में फिर 50% है, इसका मतलब 50% से बढ़ाना, फिर उसी तरह 4 लाख की सूद पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं बनेगा। उसके बाद जब आपकी इंटरेस्ट माइनस हो गई तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। इसमें से तो कोई माइनस नहीं हुआ, इसका मतलब है 10 लाख का 10 लाख आ गया। इसमें से 2,40,000 माइनस हो गया, बाकी रह गया 7,60,000। इसमें से 4 लाख माइनस हो गया, रिमेनिंग रह गया 6 लाख। इसमें भी 4 लाख माइनस हो गया, रिमेनिंग रह गया 6 लाख। ठीक हो गया जी। अब हमारा काम है लेस टैक्स करना, टैक्स माइनस करना। अब आपको उसने कहा है 50% टैक्स है, जितना आपके पास ये बचा है उसका 50% टैक्स, यानी 10 लाख का 50% करेंगे, 10 लाख का 50% करेंगे 5 लाख निकलेगा, यानी इसको 5 लाख टैक्स पड़ेगा। 7,60,000 का 50% करेंगे तो
तो ये बनेगा 3,80,000। हर किसी का 50% आपने करके देख देना। और इसका 50% करेंगे तो 6 लाख का 50% करेंगे 3 लाख टैक्स पड़ेगा। इसमें भी 50% टैक्स है, टैक्स रेट सेम है सबके लिए। तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बनेगा 5 लाख, यहाँ पे बनेगा 3,80,000, यहाँ पे बनेगा 3 लाख, यहाँ पे बनेगा 3 लाख। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब आफ्टर टैक्स करने के बाद हम जो डिविडेंड पे करते हैं, पहला डिविडेंड वो होता है प्रेफर्ड स्टॉक, मनफी प्रेफर्ड डिविडेंड। तो यहाँ पे तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है ही जो है कॉमन स्टॉक में थी फर्स्ट प्लान में, सेकंड प्लान में सूद पे थी और टैक्स में थी और इक्विटी में थी, नो प्रेफर्ड स्टॉक। तीसरे में भी कोई प्रेफर्ड स्टॉक नहीं था, लेकिन चौथे में 20% प्रेफर्ड स्टॉक। तो इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना मिलेगा? 20%, यानी 50 लाख में से 20% जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक है, और हमारा जो रेट है इस पे 15% प्रेफर्ड स्टॉक पे हम दे रहे हैं, 15%। तो इसका मतलब है 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 15%, तो हमारे पास आ गया 1,50,000 जो है हम टोटल डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन वो सिर्फ चौथे प्लान में जिसमें कुछ ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड था। अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी जो हम कॉमन शेयर, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर। कॉमन शेयर को देने के लिए हमारे पास अर्निंग कितनी बची? इस केस में 5 लाख बची, इस केस में 3,80,000, इस केस में 3 लाख, इस केस में 1.5 लाख। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। आपको पता है इस केस में सारे का सारा कॉमन स्टॉक है, इस केस में तो हमारे पास वो जो नंबर ऑफ शेयर निकाले थे वो सारे के सारे यही बनेंगे, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ शेयर कम बनेंगे क्योंकि आपने कुछ हिस्सा जो है वो आपने इक्विटी में दिया हुआ है। इसका मतलब है सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ शेयर, सेकंड केस में नंबर ऑफ शेयर कितने बनेंगे? हमारी टोटल 50 लाख से इक्विटी थी, उसमें से 30% जो है वो हमने उसमें डेट में लगा दी थी। इसका मतलब है 50 लाख का 70%, यानी हमारे पास जो 50 लाख रुपए का 70% जो है वो कॉमन डिविडेंड में था, डिवाइड बाय एक शेयर की कीमत 20 रुपये। तो 50 लाख का पहले हम 70% लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो तकरीबन 1,75,000 जो है वो इसमें शेयर बनेंगे, 1,75,000। अब जब जो तीसरा केस है उसमें 50% लोन दे दिया था, इसका मतलब है तीसरे केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 5 लाख का, 50 लाख का, उसमें 50% उसने कहा है डेट दे दिया, 50% आपके पास कॉमन बचेगा। तो अब ये कितना रह जाएगा? तो 50% डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा 1,25,000 शेयर्स, 1,25,000 शेयर्स। जबकि चौथे केस में हमें कहता है कि 30% सिर्फ इक्विटी रह गई है, 70% छोड़ दिए हैं आपने, कुछ आपने डेट कर दिए हैं, कुछ आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं। अब नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने होंगे? सिर्फ 50 लाख का 30% इक्विटी में रहेगा, 50 लाख का 30% डिवाइड बाय 20, तो सिर्फ 75,000 शेयर जो है मार्केट में रहेगा कॉमन, 75,000। अब हम इसका अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, बिल्कुल हर चीज डिवाइड कर मानने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जबकि पहले केस में 50 लाख ये है, नंबर ऑफ शेयर्स 2.5 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, आंसर आ जाएगा 20। तो पहले केस में अर्निंग पर शेयर है 20 रुपये, एक शेयर पे जो हम अर्निंग दे रहे हैं वो है 20 रुपये। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे इसको इस पे डिवाइड करके, जो कि निकलेगा 21.7। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे जो कि बनेगा 120, 24 एंड 20।
तकरीबन ये बनेंगे, ऐसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000, 21.7 ठीक हो गया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,75,000, ये बना सॉरी 1,25,000, 1,25,000, ये बना 2.4। How it is possible? 3,80,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000, तो ये बना 2.17 और ये बना 2 और ये बना 2.4। 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 2.4, जबकि वो बना 15, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000, ये बना 2। तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर आया, यानी एक शेयर पे 2 रुपये प्रॉफिट, एक शेयर पे 2.17, 2.4 एंड 2। ये और ये सिचुएशन है जिसमें हमारे पास जो है अर्निंग पर शेयर सेम आ रहा है। एक तो ये उसने कैलकुलेट कहा था हमारे पास पहली सिचुएशन में कि आपने कैलकुलेट कर देना है अर्निंग पर शेयर, कंस्ट्रक्ट एन EBIT EPS चार्ट फॉर द 4 प्लान्स। फिर आप इससे चार्ट बनाएंगे। चार्ट जो है मैं यहाँ पे छोटा सा डेवलप कर देता हूँ। चार्ट पे आपने बनाना है बी श्योर आइडेंटिफाई रेलेवेंट इंडिफरेंस पॉइंट EBIT अगर एक्सपेक्टेड 1 मिलियन हो तो चार्ट पे सबसे पहले यहाँ पे आप EBIT के लिखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हर किसी में कितना EPS है ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब आपको पता है कि आपकी EBIT जो है वो हर किसी केस में 1 लाख रुपीस थी। जो पहली सिचुएशन है उसमें आपका जो है अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन 4, और EBIT जो है वो आपकी है 1,000, 0.5, 1, 2, 3, 4, ये मैंने यहाँ पे EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो रख दिया गया है। तो आप इस फार्मूले से जो है EBIT हमारे पास क्या 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, चारों केसेस में हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 10 लाख रुपए था। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो पहली सिचुएशन है उसमें हमारा जो है आंसर है 2, जो दूसरी सिचुएशन है उसमें 2.17 है, जो तीसरी सिचुएशन है उसमें 2.4 है, ये 2 है। तो इसका मतलब है ये जो है इसमें हमारा बढ़ता 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 जो है वो 2 तक इंक्रीज होगा पहली सिचुएशन में, जबकि दूसरी सिचुएशन में बढ़ता 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 2.4 तक जाएगा, जब 2.17 तक जाएगा, जब तीसरी सिचुएशन उसमें बढ़ता बढ़ता जाएगा, जबकि जो चौथी सिचुएशन है उसमें फिर बढ़ता बढ़ता यहाँ पे ये 4th पॉइंट होगा। तो ये इस तरह से जो है आपका ग्राफ का होगा। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेसिकली आपकी प्लान्स के मुताबिक EPS। उसके बाद बी ऑप्शन में हमें कहता है यूज इक्वेशन 6.12 16, वो जो एग्जांपल में 16.12 दी हुई है, वेरीफाई द इंडिफरेंस पॉइंट इन योर ग्राफ बिटवीन प्लान A एंड 3 एंड बिटवीन प्लान 3 एंड 4। 1 और 3 में और 3 और 4 में आपने जो है वो डिफरेंस करके दिखाना। अब हमारे पास जो फार्मूला था 16.12 उसने कहा है उस फार्मूले के मुताबिक आपने ये सारी प्रेजेंटेशन करनी है। तो पेज नंबर 16.12 देखेंगे जो कि आपको पेज नंबर मिलेगा
430 पे जिस तरह से कुछ इस तरह मैंने आपको एक पूरी एग्जांपल करके दिखाई थी, EBIT 1 और 2 जैसे हमने कैलकुलेट किया था 1 और 2, अभी उसने 1 और 2 नहीं कहा, उसने क्वेश्चन में कहा है 1 और 3 के दरमियान, तो यहाँ पे हम 1 और 3 रखेंगे। EBIT 1 और 3 माइनस इंटरेस्ट पहले वाला, पहले का इंटरेस्ट लेंगे 1 माइनस T, T मीन्स टैक्स रेट, और डिविडेंड प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर फर्स्ट प्रेफर्ड डिविडेंड, उसके बाद इज इक्वल टू EBIT 1 और 3 माइनस, अब 3 वाला इंटरेस्ट लेंगे 1 माइनस T, और इसी तरह PDB 3 वाला ही लेंगे। अब देखें पहली और तीसरी सिचुएशन को हम करेंगे, ये पहली सिचुएशन है, ये तीसरी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये तो हमने कैलकुलेट करना है, EBIT ये हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर माइनस फर्स्ट का इंटरेस्ट रेट, आपको पता है पहले प्लान में तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो था ही नहीं, हमने सारी की सारी इक्विटी थी, इसलिए आई हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस टैक्स, टैक्स आपको पता है 50% है, और पहले केस में प्रेफरेंस डिविडेंड भी कोई नहीं था क्योंकि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में थी, जबकि EBIT ये हमने कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड, तीसरे में जो इंटरेस्ट था वो कितना है 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर रखेंगे 4 लाख। 1 माइनस टैक्स 0.50, और तीसरे में प्रेफरेंस डिविडेंड, और आपको पता तीसरे में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं था, तो इसलिए इसमें भी हम डिविडेंड 0 रखेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, EBIT 1 और 3 माइनस 0, ये खत्म हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे 0.50। इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, EBIT 1 और 3 माइनस 4 लाख, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0.50 EBIT 1 और 3, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.50 EBIT माइनस 4, सॉरी 4 लाख को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.50 EBIT 1 और 3 इज इक्वल टू माइनस 0.50 EBIT इज इक्वल टू 2 लाख, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 लाख। तो दोनों केस में EBIT का जो आंसर है वो निकलेगा 2 लाख। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 1 और 3 का कॉम्बिनेशन लेकर किया है। अब उसने आगे कहा है 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आप सॉल्व करके दिखाएं। तो आप नेक्स्ट जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर सॉल्व करके दिखाएंगे। एक चीज इसमें हम डिवाइड करना जो है वो हमारा रह गया है, दैट इज कॉल्ड, फार्मूला तो हमने कंप्लीट लिखा है लेकिन हमने इसको डिवाइड नहीं किया, डिवाइड NS, क्योंकि हम पूरी स्पेशल में करना जो है वो भूल गए। डिवाइड बाय NS, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ, जो हमने पूरे इक्वेशन में किए हैं। तो NS नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, इसमें कितने थे? EBIT 13 मल्टीप्लाई बाय 0.50, और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इस केस में थे, पहले केस में हमारे पास थे 2,25,00,000, 2,50,00,000, जबकि दूसरे केस में EBIT, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.50 EBIT 1 और 3
और ये हो जाएगा 2 लाख और ये नीचे आ जाएगा। इस थर्ड के केस में हमारे पास थे 1,25,000, तो ये 1,25,000 भी तो जाके मल्टीप्लाई होगा। EBIT मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000। इसी तरह 0.50 मल्टीप्लाई बाय EBIT माइनस 2 लाख और इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 2,50,000। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जीरो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000, तो ये हो जाएगा 62,500। 62,500 EBIT 103 और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा 0.250 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, ये हो जाएगा 1,25,000 EBIT 103, जबकि माइनस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, ये बनेगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अमाउंट बनेगी। ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1,25,000 में से जब आप 62,500 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग 62,500 EBIT 103 आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो EBIT 103 इज इक्वल टू 5 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 62,500 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 62,500, तो ये आपके पास आंसर आएगा 8 लाख रुपए। तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा 8 लाख रुपए। एक सिर्फ वो NS पे डिवाइड नहीं किया जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो एरर आ रहा था, क्योंकि टोटल फार्मूला है EBIT माइनस T1 माइनस T माइनस PD डिवाइड बाय NS, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह से मैंने आपको सिचुएशन 1 जो है वो सॉल्व करनी सिखा दी है, दैट इज प्लान 1 और 3 के दरमियान जो डिफरेंस है। अब 3 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे सेम फार्मूले के साथ। सिर्फ हो सकता है ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसकी जगह कुछ अमाउंट आ जाए, बस ये फर्क होगा, इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन आप इसका इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है हाई ग्रेड रेवोल्यूशन कंपनी कंट्री हैज 1 लाख शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग विद अ मार्केट प्राइस 60। इट आल्सो हैज 2 मिलियन 6% बॉन्ड्स। उसके पहले से 2 मिलियन के बॉन्ड इशू किए हुए हैं, 1 लाख से शेयर इशू किए हैं। द कॉमन कंपनी इज कंसिडरिंग 3 मिलियन एक्सपेंशन, वो 3 लाख रुपए एक्सपेंशन चाह रही है। ऑल कॉमन स्टॉक 60 पर शेयर, पहली ऑप्शन है वो सारे के सारे कॉमन स्टॉक इशू कर दे। दूसरी ऑप्शन है वो सारे के सारे जो है बॉन्ड इंटरेस्ट पे इशू कर दे। थर्ड ऑप्शन है कि वो प्रेफरेंस स्टॉक 7% के हिसाब से इशू कर दे। चौथा ऑप्शन है कि आधा कॉमन स्टॉक इशू कर दे और आधा जो है वो बॉन्ड इशू कर दे। चारों सिचुएशन में आपने फॉर एक्सपेक्टेड EBIT लेवल ऑफ 1 मिलियन 1 मिलियन के हिसाब से कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर और टैक्स रेट 50% है। तो वही प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 4 है आपके पास। आपके पास अर्निंग पर शेयर जो है वो वैसी 1 मिलियन है, लेकिन अब ये चेंज क्या है कि आपको मजीद 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख पे पहले केस में कहता है कि सारे का सारा आपने कॉमन स्टॉक करना है, इसका मतलब है माइनस इंटरेस्ट। पहले केस में 0 इंटरेस्ट होगी क्योंकि सारे का सारा कॉमन स्टॉक है। दूसरे केस में कहता है कि सारे का सारा जो है 8% बॉन्ड इशू कर दो, यानी आपने क्या करना है, आपने बॉन्ड इशू कर देने हैं। आपको एक्सपेंशन चाहिए 3 लाख की, तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% और कितना उसमें आपने सारे का सारा जो है इसमें कर देना। तो 8% से इसका हो जाएगा 3 बार 24,000। तो आपका जो इंटरेस्ट पड़ेगा दैट इज 24,000।
हो गया। सेकेंडली, अच्छा उसने कहा है आपके पास जो है वो दो आपका जो है टोटल कैपिटल है वो दो हिस्सों में पहले से इशू है। 1 लाख के शेयर जो है वो पहले ही आपने इशू किए होंगे, और दूसरा आपका जो है 2 मिलियन रुपीस जो है वो आपका बॉन्ड्स में है पहले से, ये पहले से इशू है 2 मिलियन, जो कि 6% इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। इसका मतलब है अगर आप प्लान 1 लेते हैं तो आपको वो 3 लाख रुपए में तो 8% कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो 2 लाख रुपया है इस पे 6% के हिसाब से आपको फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 12,000 रुपये बनेगा। इसका मतलब है पहले प्लान पे भी आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना, लेकिन वो नई इंप्रूवमेंट की वजह से नहीं है, वो जो पुराना बॉन्ड पे इंटरेस्ट है वो पड़ेगा। लेकिन जब आप सेकंड में आएंगे उसमें 24,000 ये पड़ गया, 12,000 ये पड़ गया, 12, 24, 36,000 उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना। जबकि तीसरे प्लान की क्या बात कर रहा है, प्रेफर्ड स्टॉक है, उसमें आपको ये वाला इंटरेस्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला 12,000 एज इट इज पड़ेगा। उसके बाद हमें कहता है चौथे प्लान में आधी इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉमन स्टॉक में कर लें, आधी बॉन्ड्स में कर लें। आधी कर लें इसका मतलब है ये 1.5 लाख रुपए बनेगा चौथे प्लान के लिए, 8% के हिसाब से ये 12,000 बनेगा, आधा इंटरेस्ट 12 ये, इसका मतलब है इस केस में आपको 24,000 जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह जो है आपने सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो करें। जब आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। 10 लाख में से 12,000 निकाल दें तो रह जाएगा 9,88,000। ये जो है आपके पास 2 मिलियन है, एक जीरो जो है वो कम पे हुआ है। 3 मिलियन से मुराद है 30 लाख, तो ये 15 लाख होगा, तो ये 1,20,000 करेंगे, ये 1,20,000 करेंगे। एक जीरो जो है कम पे हुआ है, मिलियंस में अमाउंट थी, मैंने ऑप्शन में लिखी है। तो 9 लाख 1,10 लाख में से 1,20,000 निकाल देंगे तो ये रहेगा 8,80,000। 10 लाख में से 3 लाख निकाल देंगे 7, इसका मतलब 6,40,000 के लिए बचेगा। 10 लाख में से 1,20,000 निकाल देंगे तो 8,80,000 ये बचेगा। उसके बाद 10 लाख में से 2,40,000 निकाल देंगे तो 7,60,000 ये बचेगा। तो ये वैल्यू जो है ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनस करना होता है टैक्स, और टैक्स का जो रेट उसने दिया है दैट इज 50%, अज्यूम रेट 50%। तो इसका मतलब 4,40,000 का जो है इसका 50% करेंगे, 4,40,000 इसका 50% करेंगे, 3,20,000 इसका 50% लेंगे, फिर 4,40,000 इसी तरह इसका 50% लेंगे, दैट इज 3,80,000। हर किसी पे 50% आपको टैक्स पड़ गया। तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई, जो कि इस केस में 4,40,000 बचेगी, इस केस में 3,20,000 बचेगी, इस केस में जो है 4,40,000 बचेगी, और इसी तरह इस केस में भी आपके पास 3,80,000 जो है अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगी। अब इसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आपने देखना है प्रेफरेंस डिविडेंड है किसमें, इसमें तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं, ना पहले इन्वेस्टमेंट में प्रेफरेंस डिविडेंड ना होगा, सेकंड प्लान में भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में की है। थर्ड में कुछ ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, कितना आएगा, उसने कहा सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेफरेंस स्टॉक में हुई है 7% के हिसाब से। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, मतलब 30 का 30 लाख जो है वो 7% की इन्वेस्टमेंट से हुआ है। तो ये 7 3 बार 21, 2,10,000 रुपये जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तीसरे के केस में। जबकि चौथे केस में कहता है कि आधी कॉमन स्टॉक आधा जो है बॉन्ड, इसमें भी कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। उसके बाद अब हम इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास रिमेनिंग जो आंसर बचेगा जो है अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक भी कह सकते हैं, जो कि इस केस में 4,40,000 है, इस केस में 3,20,000 है, इस केस में 4,40,000, 4,30,000 और 2,30,000 रह जाएगी।
इस केस में 380। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। पहले केस में आपको पता है आपके पहले से मार्केट में 1 लाख शेयर्स अवेलेबल थे, मार्केट में 1 लाख शेयर्स अवेलेबल थे। आपने सारी की जो 30 लाख इन्वेस्टमेंट है वो आपने जो है सारी की सारी कॉमन स्टॉक में की है और एक स्टॉक की कीमत जो है वो 60 है। 30 लाख तकसीम 60, इसका मतलब है 50,000 आपने शेयर जो हैं वो आप इशू करनी है। 1 लाख मार्केट में आपके पहले से मौजूद थे तो टोटल हो गए 1 लाख पहले मार्केट में मौजूद थे, आपने 30 लाख की और इन्वेस्टमेंट की है सारी की सारी कॉमन शेयर में। पहले केस की बात कर रहा हूँ तो एक शेयर 60 का हो तो इसका मतलब 50,000 शेयर और इशू कर दिए। 1 लाख पहले थे 50,000 ये इशू कर दिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 1,50,000। जबकि दूसरे केस में उसने कहा है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में हुई है, इसका मतलब है आपके 1 लाख इशू थे, 1 के 1 रहे। तीसरे में कहा है कि सारी की सारी प्रेफर्ड स्टॉक में हुई है, इसके में भी 1 लाख थे, 1 लाख रहे। इसमें उसने कहा आधी बॉन्ड में हुई है, आधी कॉमन स्टॉक में हुई है, यानी 50,000 की आधी जो है कॉमन स्टॉक में और हो गई। तो 1 लाख पहली थी तो 50,000 से आधी 25,000 कॉमन स्टॉक में होगी, तो इस केस में 1,25,000 जो है वो शेयर्स बनेंगे। अब हम अर्निंग पर शेयर फाइंड करेंगे जो कि इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे दैट इज 4.40 2.93। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट भी किया था। 3.20 2.93 3.20 2.30 और आखिरी जो है दैट इज 3.04। तो ये उसने पहले बात की थी कि आप अर्निंग पर शेयर फाइंड करें। हर सिचुएशन में हमने अर्निंग पर शेयर जो है वो फाइंड कर दी। आगे कहता है EBIT EPS चार्ट, जिस तरह मैंने सिचुएशन 1 और 3 लेकर सॉल्व किया था उसी तरह आपको कहता है EPS चार्ट में कैलकुलेट डिफरेंस पॉइंट अल्टरनेटिव व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। कहता है अपने पास से कोई जो है वो कॉम्बिनेशन लेकर तो आप पहला कॉम्बिनेशन 1 और 2 के दरमियान भी ले सकते हैं, 1 और 3 के दरमियान भी ले सकते हैं, 1 और 4 के दरमियान भी ले सकते हैं, और 2 और 3 के दरमियान भी ले सकते हैं, 2 और 4 के दरमियान भी ले सकते हैं, 3 और 4। ये आपस में 4 आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 2 3, इसी तरह 4 5, इसी तरह 6 कॉम्बिनेशन आप बनाकर इसको इन डिफरेंस कर्व में शो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने 1 और 3 को सॉल्व किया था, यहाँ पे सारी सिचुएशन लिखी थी जिसको EBIT 1 3 माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस PD डिवाइड बाय NS इज इक्वल टू EBIT 1 3 उसी तरह माइनस इंटरेस्ट सेकंड वाले थर्ड वाले का और 1 माइनस टैक्स इस तरह PD जो है थर्ड वाले का डिवाइड बाय NS भी थर्ड वाले का। तो अगर आपने पहली 2 लेने हैं तो पहले 2 की सिचुएशन लेंगे, अगर पहले और तीसरे को ले रहे हैं तो पहले और तीसरे को कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो पहले और चौथे को ले रहे हैं तो पहले और चौथे का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आप सारे ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। कोई से 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आपकी मर्जी है 4 लेके सॉल्व कर लें, 3 लेके सॉल्व कर लें, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने अभी जो आपको सारी चीज़ें करवाई हैं उसी तरह से सारा सॉल्व होना है, ये आप खुद करेंगे। डिफरेंट सिचुएशन है, आप खुद पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम जो है हम मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी क्लास और आपके सिलेबस का आखिरी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, दरमियान में जो चीज़ छोड़ी है वो आपने खुद करनी है क्योंकि उससे मुतल्लिका चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं, सिर्फ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक दफ़ा आपको लेक्चर सुने और उस चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 के B का एक ऑप्शन कर दिया था, दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, सिर्फ रह गया है क्वेश्चन नंबर 8, ये हम सॉल्व करने लगे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बुक का पेज नंबर आपके पास ओपन होना चाहिए, बुक का पेज नंबर आपके पास है 445। 445 पेज पे हमें कहता है कि आप गोइंग गाउ रियल एस्टेट speculator incorporation and the Northern California Electric Utility Company have the following EBIT and debt services burden। अर्निंग दोनों कंपनीज की EBIT दी हुई है, एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट दिया हुआ है।
ये टोटल वैल्यूज हमें दी हुई हैं। हमें कहता है कंपनी है अपनी फॉलोइंग ईबीआईटी डेट सर्विसेज, और आपने क्या कर दी, टैक्स रेट ऑफ द बैंक टर्म इज 40% और यूटिलिटीज कंपनी का 36% है। कंप्यूट द इंटरेस्ट रेट कवरेज एंड डेट सर्विसेज कवरेज रेशो ऑफ द टू कंपनीज। तो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विसेज रेशियो निकालनी है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं एक कंपनी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी का आप खुद करेंगे। मैं जो है वही गाँव के लिए जो है वो सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप सेकंड के लिए आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गाँव की बात कर रहा हूँ जिसका है 50 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 50 लाख, डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी कंपनी के लिए एनुअल इंटरेस्ट दी हुई है 16 लाख। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 50 लाख डिवाइड बाय 16 लाख सॉरी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.125। तो इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.125। ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कि आपने डेट सर्विस कवरेज निकालनी है। डेट सर्विसेज कवरेज भी कह सकते हैं, बर्डन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। इसका फार्मूला है ईबीआईटी इंटरेस्ट एक्सपेंस, वही जो ऊपर वाला फार्मूला है, लेकिन उसके बाद आपने इसमें से सेकंड एलिमेंट जो कि आपके पास है जो उसकी है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये फार्मूला है डेट सर्विसेज कवरेज कैलकुलेट करने। उसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमारे पास है 50 लाख, डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारे पास है 16 लाख। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना आपने उनसे सूद लिया हुआ, एनुअल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट इज 20 लाख। जो उसकी वैल्यू है, जो टोटल उसने लोन लिया हुआ है 20 लाख। 1 माइनस टैक्स रेट है इस कंपनी के लिए उसने बताया है 40%, मीन 0.40। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 लाख डिवाइड बाय प्लस 20 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.60 आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 20 लाख डिवाइड बाय 0.60, $50 लाख डिवाइड बाय 16 लाख माइनस प्लस ये आ जाएगा 33 लाख 33,333। उसके बाद 50 लाख डिवाइड बाय, तो 33 में 16 जमा करेंगे $33,000 $50,33,333 और इस पे डिवाइड करते हैं। $50 लाख डिवाइड बाय 50,33,333, ये आ जाएगा 1.01। तो ये हो जाएगी इंटरेस्ट जो है इसकी डेट सर्विसेज रेशो। तो इस तरह से हम दोनों जो है रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। आगे उसने कहा है ये था एक कंपनी के लिए। सेकंड कंपनी के लिए आप खुद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसकी एक और विद विच कंपनी वुड यू फील मोर कंफर्टेबल इफ यू आर अ लेंडर। अगर आप लेंडर हैं, अगर आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, तो आप बताएं किस कंपनी को आप बेहतर समझेंगे। मैं लेने वाला नहीं, सूद देने वाला बंदा। मैंने एक की इंटरेस्ट कवरेज रेशो
रेशियो कैलकुलेट की है, एक की जो है कैलकुलेट की है उसी कंपनी की टैक्स सर्विस रेशियो, दोनों की कैलकुलेट कर लेनी है और भी चेक करना है कौन सी कंपनी बेटर है। जिस कंपनी का ये वैल्यू बड़ी आएगी वो कंपनी बेहतर होगी, दोनों वैल्यूज, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उसका इंटरेस्ट कम है जबकि वो टैक्स अर्निंग उसकी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा हेल्दी है सूद देने में। इसी तरह उसका इंटरेस्ट टैक्स ज़्यादा है और वो जो एक्सपेंस और प्रिंसिपल वैल्यू मिला भी ले फिर भी उस कंपनी का टैक्स जो है वो अर्निंग जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू भी आपको पे कर सकता है। इसलिए जिस कंपनी की दोनों वैल्यूज बड़ी आएंगी लैंडर के लिए वही कंपनीज बेटर होंगी, वही कंपनीज उसको टाइमली इंटरेस्ट भी पे कर रही होंगी और टाइमली उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी पे करेंगी। जी क्लास, अब आपका ये 9th क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक का आपका सिलेबस है जिसमें आपने ज़्यादा फोकस करना है इस वाले चैप्टर पे, इससे पीछे वाला जो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर था, उसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू वाला जो चैप्टर हमने तीसरा पढ़ा है, रिस्क एंड रिटर्न वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है, ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। जिन चारों में से उम्मीद है अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो 4 क्वेश्चन आपके 40 जो है 20 मल्टीप्लाई बाय 80 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन जो है ये इन 4 चैप्टर्स में आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड फॉर योर पेपर्स फॉर योर फ्यूचर। मेहनत करें, जो मैंने आपको प्रैक्टिसेस दी हैं उनको ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।